नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं सुरेश कुमार मिठारवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज लसाड़िया। आज हम नया टॉपिक संघीय कार्यपालिका का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भारत में केंद्र में जो कार्यपालिका होती है उसे संघीय कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। राज्य की कार्यपालिका को राज्य कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका को संघीय कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। संघीय कार्यपालिका का वर्णन भारत के संविधान के भाग संख्या 5 और अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग संख्या 5 में संघीय कार्यपालिका का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघीय कार्यपालिका का वर्णन हमें मिलता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि आते हैं। तो आज हम संघीय कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाने के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो पद होते हैं। तो हम भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जानते हैं और आज हमारा मुख्य विषय राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को लेकर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 52 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो हम कहेंगे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो संपूर्ण रूप से राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति इन शक्तियों का या तो स्वयं प्रयोग करता है या अपने अधीनस्थों के द्वारा प्रयोग में लेता है। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कही गई है। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में जो संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, क्योंकि संसद में के दोनों सदनों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित,
एक मनोनीत। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसके साथ ही सभी राज्यों में विधानसभाएं होती हैं तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा होती है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार संसद और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों से मिलकर ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 54 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किन किन सदस्यों को शामिल किया जाता है? तो संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते तथा कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। भारत के दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है और इन विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अब आगे प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल है उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की कुल सदस्य संख्या 4896 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की कुल संख्या 4896 है, जिनमें से निर्वाचित सांसद जिनकी संख्या 776 है और विधायक जिनकी संख्या 4120 है। टोटल मिला के 4896। तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य संख्या कुल संख्या कितनी है? 4896। सांसद कितने हैं? 776। विधायक कितने हैं? 4120। अब प्रत्येक सांसद प्रत्येक विधायक द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दिया जाता है या मतदान किया जाता है। तो मतदान करने के साथ ही प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, प्रत्येक विधायक का भी मत मूल्य निकाला जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक हटकर निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। यह प्रणाली बहुत ही एक जटिल भी कह सकते हैं इसको। तो प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708 होता है। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सर्वाधिक है जो 208 है। यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? 708। सर्वाधिक मत मूल्य कौन से राज्य के विधायकों का होता है? तो उत्तर प्रदेश का होता है, 208। फिर न्यूनतम मत मूल्य कौन से राज्य के विधायकों का होता है? तो ये होता है सिक्किम, 7। फिर प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य कितना होता है? तो 129। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक विधायक का राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य कितना है? 129। अब ये कैसे आए कि प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708 कैसे आया, विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमें आगे चर्चा करेंगे। अप्रैल 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित किया
क्योंकि जब अप्रैल 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, उस समय गुजरात विधानसभा भंग हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि क्या एक राज्य की विधानसभा भंग है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143 के तहत ये निर्णय दिया, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एक या एक से अधिक विधानसभा भंग हो चुकी हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा। इस चुनाव पर विधानसभा के भंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे प्रश्न आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का गठन करता है और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को आधार बनाया गया है और संक्षिप्त में कहें तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा होता है। तो यहाँ ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति का चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जाता। राष्ट्रपति का चुनाव का में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होते। आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक सिद्धांत को अपनाया गया है। वह सिद्धांत है राज्य के प्रतिनिधियों के पैमाने में एक रूपता और समतुल्यता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है। एक रूपता व समतुल्यता का सिद्धांत, अर्थात प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के टोटल मत मूल्य से निकाला जाता है। तो ये समतुल्य कि राज्यों के कुल राज्य विधानसभा सदस्यों के कुल मत मूल्य और सांसदों के सदस्यों के कुल मत मूल्य लगभग बराबर होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतपत्र भी होते हैं और उन्हीं मतपत्रों का प्रत्येक राज्य के जनसंख्या के आधार पर मतपत्रों का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधायकों का मत मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित किया जाता है। भारत में जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 1971 की जनगणना को आधार मानकर ही राष्ट्रपति, विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। 2001-2011 की जनगणना को आधार नहीं माना जाता। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का ये सूत्र है, राज्य की कुल जनसंख्या। हम राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं या उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं या पश्चिमी बंगाल के एक विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कि 1971 की जनगणना में उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, उस जनसंख्या में उस राज्य की निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का भाग देंगे और गुणा 1/1000 कर देंगे।
तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। यह मत मूल्य जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हम राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? राजस्थान की 1971 में जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या थी 2,57,65,806 और राजस्थान विधानसभा से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या होती है 199। एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है गुणा 1/1000। इससे ऐसे निकालते हैं तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है 129। ये आया 1971 की जनगणना के अनुसार। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे तो राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है 6,85,00,000 और इसमें 199 का भाग देकर गुणा 1/1000 कर देंगे तो 308 मत मूल्य आएगा। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इस सिद्धांत पर ही, इस जनसंख्या पर ही आधारित है, इस पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक सांसद का मत मूल्य भी निकाला जाता है। प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निकालने का भी एक सूत्र है। प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के विधायकों के वोटों का कुल कीमत या कुल मत मूल्य को जोड़ लेते हैं। उस कुल मत मूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या का भाग देते हैं। जो प्राप्त होगा वो प्रत्येक सांसद का मत मूल्य आएगा। जैसे उदाहरण लिया कि 1971 में भारत की जनसंख्या 54,81,59,652 थी और निर्वाचित सांसदों की संख्या 776 थी। अगर इसमें भाग देते हैं तो प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708 आता है। इस प्रकार इन दोनों विधियों द्वारा प्रत्येक विधायक का तथा प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निकाल लिया जाता है। इसके बाद अगले चरण में न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने सदस्य भाग लेते हैं या चुनाव लड़ते हैं उनको जो वोट प्राप्त होते हैं, सर्वप्रथम जो वोट पड़ते हैं उन मतों में से हम वैध और अवैध मतों का निर्धारण करते हैं। जो वोट सही है उसको वैध मत, जो गलत है उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है और कुल वैध मत जो होते हैं उनमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़कर भाग दे दिया जाता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति का एक ही पद है तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 हो गए। कुल वैध मतों में 2 का भाग देंगे, जो भाग फैलाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, वही न्यूनतम कोटा कहलाता है। इतने वोट अर्थात शॉर्ट में हम कहें तो कुल वैध मतों को आधा कर दो और उसमें 1 जोड़ देते हैं। इतने वोट अगर कोई उम्मीदवार प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि सन 2026 तक राष्ट्रपति का चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगा। अर्थात 2026 तक जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा जनगणना वही 1971 की मानी जाएगी। 2026 के बाद 1971 की जनगणना की जगह 2001 की जनगणना को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।